हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 में हमारा टॉपिक चल रहा है रिलेशन। इससे पहले हम सेट थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं जिनको अभी तक नहीं पता है कि अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को गेटवे क्लासेस ऐप पर पढ़ते हैं तो आपको गेटवे क्लासेस ऐप पर क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, गेटवे क्लासेस ऐप पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जहां पर मैं 100% सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा। सभी वीडियो लेक्चर्स के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी और यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट मिलेगा। और अगर हम बात करें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस की, तो ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक और ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस ऐप पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के साथ साथ बीटेक थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट गेटवे क्लासेस ऐप पर अवेलेबल है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो देखिए, आज हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, या जिनको हम टाइप्स ऑफ रिलेशन भी कह सकते हैं। मतलब एक्चुअल में हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन टॉपिक को स्टार्ट किया था, जहां पर मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो सेट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज हम आज भी करेंगे, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और उसके बाद हमने रिलेशन को डिफाइन किया था और उसके बाद रिलेशन के ऊपर कुछ ऑपरेशन को अप्लाई किया था। तो इतना हम पढ़ चुके लास्ट लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट था, उसमें हमने रिलेशन का बेसिक पार्ट जो है वो पढ़ा था। आज का लेक्चर भी हमारा बेसिक है और आज का लेक्चर और लास्ट लेक्चर, अगर ये दोनों लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, और जहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम आता ही है, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज का टॉपिक अपना प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन या टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले यहां पर आता है वाइड रिलेशन। अब जरा ध्यान से समझेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं, है ना। देखिए, यहां पर मैं आपको 10 टाइप्स की रिलेशन यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, या 10 प्रॉपर्टीज मैं आपको यहां पर रिलेशन की बताने वाला हूं। इनमें से 3 प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी 3 इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हमें सभी पढ़नी है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी टाइप की रिलेशन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक हमारा है वाइड रिलेशन। वाइड मतलब वाइड या एम्प्टी, मतलब एक ऐसी रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। देखिए, मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुका हूं कि रिलेशन जो होता है हमारे पास, जो रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में रिलेशन क्या है, एक सेट है। रिलेशन के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे सेट के अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं। तो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो ये हम सब लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो वाइड रिलेशन का मतलब है ऐसी रिलेशन या ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, एम्प्टी होगा। तो वाइड रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन भी कहते हैं। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, मान लो आपके पास कोई सेट है ए और इस सेट ए में कोई रिलेशन डिफाइन है आर, तो इस आर रिलेशन को हम वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। कब? इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, अगर इस सेट का कोई भी एक एलिमेंट, हमने यहां पर जनरल एलिमेंट ले लिया ए, मतलब सेट ए के अंदर का कोई भी एलिमेंट, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, तो यहां पर है कैपिटल ए, यानी कि जो हमारे पास सेट ए, अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से या अपने आप से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो एम्प्टी होगी। और एम्प्टी रिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है उसको भी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, देखिए अगर रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट आएगा नहीं तो यानी कि सिर्फ 2 कर्ली ब्रैकेट आएंगे, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? फाई से। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो रिलेशन होती है, रिलेशन क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब यहां पर क्योंकि हमने रिलेशन को केवल एक ही सेट पर डिफाइन कर रहे हैं ए पे, देखिए आज मैं आपको जितने भी रिलेशन पढ़ाने वाला हूं, इन सभी रिलेशन में हम केवल एक ही सेट लेंगे ए। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि हम रिलेशन को 2 अलग अलग सेट पे भी डिफाइन कर सकते हैं और एक सिंगल सेट पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहां पर केवल एक ही सिंगल सेट लेंगे ए।
तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो रिलेशन होती है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। क्या होता है रिलेशन? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्योंकि हम यहां पर एक ही सेट ले रहे हैं तो यहां पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस ए होगा। ये क्या है? ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए, दोनों जगह ए लिया क्योंकि हम रिलेशन को केवल एक ही सेट पर डिफाइन कर रहे हैं। अगर दो पे डिफाइन करते तो ये ए क्रॉस बी आता। तो यहां पर जरा ध्यान से समझिए, तो जो एम्प्टी रिलेशन है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम फाई से। और यहां पर फाई क्या है? ए क्रॉस ए का सबसेट है। आप जानते हैं जो नल सेट होता है वो सभी का सबसेट होता है, तो इसका मतलब ये फाई ए क्रॉस ए का भी क्या सबसेट है, तो इसका मतलब फाई क्या है? वॉइड रिलेशन है। भाई ये क्या वॉइड रिलेशन है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, कंसीडर्ड अ रिलेशन आर। हमने एक रिलेशन आर कंसीडर की ऑन द सेट ए, इस सेट के ऊपर, और इस रिलेशन को डिफाइन किया गया इस तरीके से। तो इसमें जरा ध्यान दो, क्या इस रिलेशन के अंदर कुछ आएगा? देखो इसमें रिलेशन देखो किस तरह से डिफाइन किए, ए कॉमा बी, ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 12। मुझे एक बात बताओ, जब आप इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे, तो इस सेट का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे तो इस सेट के अंदर 16 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कितने आएंगे? 16 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, कितने हैं? 3, तो क्योंकि आप ए क्रॉस ए करेंगे, ए क्रॉस ए करेंगे तो इस फिर से 3 है, तो जब आप ए क्रॉस ए करेंगे और एक ए में 3 एलिमेंट है तो टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। ये हम सब लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसके कितने ऑर्डर पेयर है? इसमें 4 एलिमेंट है, तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, क्या उन 16 ऑर्डर पेयर में से कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा होगा जहां पर ए माइनस बी का जो डिफरेंस है, ए माइनस बी है, वो 12 आ जाए? कभी नहीं आ सकता। क्यों? ध्यान दो, देखो इसमें जो सबसे छोटे नंबर का और सबसे बड़े नंबर का ऑर्डर पेयर बनेगा वो यही बन सकता है 1,4 या 4,1, है ना। तो अगर मैं 4,1 बनाता हूं तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, डिफरेंस कितना आएगा? 3, यानी कि किसी भी ऑर्डर पेयर का डिफरेंस 3 से ज्यादा नहीं आ सकता। और यहां पर 12 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। और ये रिलेशन कैसी है? एम्प्टी रिलेशन है, वॉइड रिलेशन है। तो मेरे ख्याल से पहली रिलेशन आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर 2 मार्क्स में पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। अब नाम से ही समझ में आ गया, यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि ऐसी रिलेशन जिसके अंदर ए क्रॉस ए के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएं उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। यूनिवर्सल मतलब जो सबका सुपर सेट हो। तो यहां पर जरा ध्यान देना, a relation R on set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। यानी कि सेट A का कोई भी एलिमेंट आप ले लो, वो अगर सभी एलिमेंट के साथ क्या है? रिलेटेड है, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन कैसी है? यूनिवर्सल रिलेशन है। क्यों यूनिवर्सल? क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे क्या आ जाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। और आप जानते हैं हमने सेट में पढ़ा था एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो ए क्रॉस ए भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, इसलिए जब ए क्रॉस ए का सबसेट है तो ये भी क्या हुआ? रिलेशन हुआ। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो रिलेशन होती है, जो रिलेशन है वो भी क्या? एक सेट ही है। और रिलेशन जो होता है वो यूनिवर्सल ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है। तो यहां पर क्योंकि ए क्रॉस ए का सबसेट है, इसलिए ये भी क्या हो गई? रिलेशन हो गई। तो ये हो गई हमारी यूनिवर्सल रिलेशन। देखो एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। कंसीडर अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। ये हमारा सेट ए और इस सेट पे हमें रिलेशन फाइंड करनी है। एक काम करते हैं, पहले इसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेता हूं, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो देखिए ए क्रॉस ए का जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूं। आपको लिखने के लिए क्या करना है? 2 3 4 इसको 2 बार लिख लीजिए। 2 3 4 2 3 4, इससे गलती नहीं होगी, सारे पेयर आप लिख सकते हैं। देखिए 2 को 2 के साथ रिलेट कराएंगे तो 2,2, फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ होगा तो 2,3, 2 का रिलेशन 4 के साथ भी होगा तो 2,4, फिर 3 को 2 के साथ लेंगे, फिर 3 को 3 के साथ लेंगे, फिर 3 को 4 के साथ लेंगे, उसके बाद 4 से स्टार्ट करेंगे 4,2 4,3 4,2 4,3 और 4,4।
ये हमारे पास A क्रॉस A आ गया, यानी कि A क्रॉस A के अंदर यही एलिमेंट आ सकते हैं। अब जरा ध्यान देना, अब मैं यहां पर रिलेशन R लिखने जा रहा हूं, रिलेशन R। अच्छा एक चीज और देखो, कितने एलिमेंट है A के अंदर? 3, 3 इंटू 3 9, यानी कि 9 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे टोटल। आप देख सकते हैं यहां पर 9 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो जरा, अब रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जरा देखते हैं। देखो रिलेशन क्या दी है, A कॉमा B सच दैट A प्लस बी लेस देन 9। यहां पर A प्लस बी का जो सम होगा वो लेस देन 9 होना चाहिए, यानी कि आपको वो सारे ऑर्डर्ड पेयर ले लेने हैं जिनका सम लेस देन 9 है। A का मतलब फर्स्ट एलिमेंट, B का मतलब सेकंड एलिमेंट। अब यहां पर जरा देखो 2 + 2 4 लेस देन 9 है, तो 2, 2 आ जाएगा। 2, 3 इसका सम 5 होगा, तो 5 भी 9 से कम है ना। ये 2, 4 है, 6 हो जाएगा, तो ये भी 6 भी कम है। 3, 2 5 होगा, ये भी कम है 9 से। जिनका सम 9 से कम है वो सब ले लीजिए। 3, 3 6 होगा, ये भी 9 से कम है। 3, 4 7 होगा, ये भी 9 से कम है। 4, 2 6 होगा, ये भी 9 से कम है। 4, 3 होगा, ये भी 9 से कम है। और 4, 4 होगा 8, ये भी 9 से कम है। अब आप देख सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन के, यूनिवर्सल सेट के सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर आ गए। इसका मतलब ये कैसी रिलेशन है? यूनिवर्सल रिलेशन है। और इसी तरीके से अगर आप इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखें और इसके अंदर के आप सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखें A क्रॉस A के, तो उसमें 16 ऑर्डर पेयर आएंगे और 16 में से एक भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब रिलेशन ब्लैंक होगी, खाली होगी। और ब्लैंक रिलेशन को हम क्या कहते हैं? वॉइड रिलेशन। नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, अब जरा यहां पर ध्यान से समझना, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन के जैसे 2 रिलेशन हमारे पास आगे और भी आएंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर क्लियरली समझ लीजिए कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन देखो, a relation R in set A is called an identity relation if every element of A is related to itself only। यानी कि ऐसी रिलेशन जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब अपने आप से ही, केवल अपने आप से ही रिलेटेड होंगे। मतलब इसका देखिए, समझिए क्या होता है, एग्जांपल से समझिए। कंसिडर द रिलेशन R। मान लो हमारे पास ये सेट है A, ये क्या है? एक सेट है A, और इस सेट के ऊपर बेस्ड हमें एक रिलेशन लिखनी है। रिलेशन की कंडीशन ये दे रखी है, जरा ध्यान से समझना। इस सेट के अंदर ये तो मालूम है आपको 16 ऑर्डर पेयर आएंगे, लेकिन मैं सबको लिख नहीं रहा हूं, है ना। मैं सिर्फ वो लिख रहा हूं जो रिलेशन के अंदर आएंगे। देखो रिलेशन के अंदर कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा, जरा ध्यान से समझिए। रिलेशन के अंदर केवल वो ऑर्डर पेयर आएगा जहां पर ए को डिवाइड करने पे, देखिए ये ऑर्डर पेयर है, ए को डिवाइड करने पे अगर हम ए को बी से डिवाइड करें तो 1 आए। तो देखो ऐसा कब हो सकता है कि ए को डिवाइड बी से करें तो 1 आए? इसका मतलब ये 1, 1, देखो 1 से 1 को डिवाइड करो 1 आएगा। 2, 2 तब भी 1 आएगा। 3, 3 ये भी 1 आएगा। 4, 4 ये भी 1 आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं बाकी कोई और ऑर्डर पेयर देखूंगा तो वहां पर ए को बी से डिवाइड करने पे आपको 1 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा A क्रॉस A क्या है? A क्रॉस A। तो A क्रॉस A के अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके अंदर 16 एलिमेंट्स आएंगे, मतलब 16 ऑर्डर पेयर आएंगे। लेकिन उन 16 ऑर्डर पेयर में से ये केवल 4 ऑर्डर पेयर ही ऐसे होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो ये रिलेशन कैसी है? आइडेंटिटी। इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होती है जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके दोनों नंबर सेम होते हैं। जिनके ऑर्डर्ड पेयर के नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं, जिनको हम डबलेट भी बोलते हैं। देखो ये भी डबलेट है, ये भी डबलेट है, ये भी डबलेट है और ये भी डबलेट है। तो ये कैसी रिलेशन हो गई? आइडेंटिटी रिलेशन हो गई। तो एक ऐसी रिलेशन जिसके अंदर अगर मान लो मैं कोई रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन, उसको अगर सेट ए पे डिफाइन करूं तो इस सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका डबलेट रिलेशन में आ जाए, ऐसी रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। बात क्लियर हो गई? सबका डबलेट इसके अंदर है ना। आगे चलते हैं और नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। तो आइडेंटिटी के बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको बोला था कि 3 रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन 3 में से पहली रिलेशन जो इंपॉर्टेंट है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बाकी रिलेशन भी आपको पढ़नी है, कोई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, लेकिन
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके आगे हम दो और पढ़ेंगे, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीन रिलेशन ऐसी हैं जो आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और देखिए यहां पर अगर आपको याद हो, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, ये तीनों रिलेशन आप लोग क्लास 12th में बहुत डिटेल में पढ़ चुके होंगे, क्योंकि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में भी रिलेशन का एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो इसलिए आपको पहले से भी आता होगा, लेकिन फिर भी मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं, पूरी तरीके से इसको ध्यान से समझ के चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखिए क्या होती है, पहले समझते हैं। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव, है ना, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि अगर किसी सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। अब ये चीज तो यहां पर भी थी, आइडेंटिटी में भी, यहां भी सभी एलिमेंट सेट के अपने आप से रिलेटेड थे। फिर आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो पहले यहां देखते हैं, यानी कि इसका मतलब यहां पर देखिए, अब इसको देखिए दूसरे तरीके से लिखा है इसी चीज को, दस आर इज रिफ्लेक्सिव, कोई भी रिलेशन आर जो होगी वो रिफ्लेक्सिव होगी कब, इफ एंड ओनली, देखिए ये जो सिंबल यहां पर बना है ध्यान से समझिए, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली। आप इसकी जगह पर इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हैं। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा ए क्या कर रहा है, आर को बिलोंग्स कर रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जितने भी ए सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं सभी ए के लिए ए कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन क्या होगी, रिफ्लेक्सिव होगी। एक और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर मैंने फॉर ऑल लिखा है, आप फॉर ऑल की जगह पर इसका सिंबल भी यूज कर सकते हैं। देखिए फॉर ऑल के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो कुछ इस तरह से बनाते हैं, ये फॉर ऑल का सिंबल है, तो आप फॉर ऑल की जगह ये सिंबल का यूज भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और कुछ जगह पर जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत जगह पर ऐसा ही बना होगा, फॉर ऑल नहीं लिखा होगा, इस तरह से सिंबल बना होगा, ये फॉर ऑल का सिंबल है। चलिए अब जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं। कंसिडर द रिलेशन आर ऑन सेट ए, ये हमारे पास एक सेट ए है, इसके ऊपर हमें एक रिलेशन बनानी है, और रिलेशन यहां पर दे रखी है। क्या रिलेशन बनानी है जरा ध्यान से देखो, ए कॉमा बी, यहां पर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है, सच दैट ए और बी दोनों सेट ए को बिलोंग करने चाहिए, ए भी बिलोंग करना चाहिए बी भी, ठीक। ए को डिवाइड करें बी से तो इंटीजर आना चाहिए। अब देखो यहां पर बोला था कि ए से बी को डिवाइड करें तो 1 आना चाहिए, और यहां पर बोला है कि ए को अगर बी से डिवाइड करें तो इंटीजर आना चाहिए। अब जरा मुझे ध्यान से यहां पर ध्यान से देखो जरा, मैं यहां पर ये रिलेशन लिखने जा रहा हूं, है ना, आर। अब आप मुझे बताएं इसके अंदर देखिए जरा ध्यान से समझिए कौन कौन से आएंगे, आर 1 2 3 4। देखो अगर मैं यहां पर पहला ऑर्डर्ड पेयर लिखूं 1,1, तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 1 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 क्या है, इंटीजर है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। 2,2 क्या ये ऑर्डर्ड पेयर भी सेटिस्फाई कर रहा है? डेफिनेटली करेगा, 1 ही आएगा, 1 इंटीजर है। उसके बाद 3,3 भी आएगा, और 4,4 भी आएगा। ये चारों ऑर्डर्ड पेयर तो आएंगे ही आएंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये चारों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या कंडीशन है कि ए को अगर बी से डिवाइड किया जाए तो इंटीजर आना चाहिए, ए को बी से डिवाइड करने पे क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट ए होता है, दूसरा बी होता है, तो ए को अगर बी से डिवाइड करोगे तो इंटीजर ही आएगा। क्या कोई और एलिमेंट, कोई और ऑर्डर पेयर भी आएगा? देखो यहां पर अगर मैं 2,1 ले लूं, क्या ले लूं, 2,1, तो देखो 2,1 करने पर 2, अगर आप 1 करते हैं तो भी तो 2 आएगा, ये भी इंटीजर है। आगे चलो, अगर मैं 3,1 कर दूं तो 3 को 1 से डिवाइड करो, फिर आपको 3 मिलेगा, तो अगेन इंटीजर है। और आगे चलते हैं, क्या और भी कोई ऑर्डर पेयर बनेगा? 2,1 बन गया, 3,1 बन गया, हाँ 4,1 बनेगा, और 4,2 भी तो बनेगा, 4,2 भी बनेगा, क्योंकि 4 भी 2 से डिवाइड होता है। क्या इसके अलावा कोई और ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो इसके अंदर आएगा? तो कोई और नहीं आएगा, है ना, कोई और नहीं आएगा। तो ये जो मैंने यहां पर रिलेशन लिखी ना, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब समझिए जरा ध्यान से क्यों,
देखिए क्या कहा गया था, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगी अगर उसमें सारे ए कॉमा ए बिलोंग करते हैं तो, है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के डबलेट रिलेशन के अंदर बिलोंग करने चाहिए। अगर सभी एलिमेंट के डबलेट रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो वो रिलेशन कैसी होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिए, यहां पर भी ऐसा ही था, लेकिन यहां पर एक चीज का अंतर था, ओनली। क्या था यहां पर, ओनली, यानी कि यहां पर केवल और केवल डबलेट ही प्रेजेंट होने चाहिए जैसा कि यहां पर है, लेकिन यहां पर ओनली वर्ड तो लिखा नहीं। इसका मतलब यह हुआ यहां पर सभी नंबर के सभी एलिमेंट के डबलेट होने चाहिए और बाकी इसके साथ कुछ और भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि यहां पर चारों एलिमेंट के डबलेट होने चाहिए। डबलेट मतलब रिपीटेशन, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 डबलेट होने चाहिए। इसके साथ अगर और भी कुछ आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी रिलेशन क्या रहेगी, रिफ्लेक्सिव रहेगी। तो मेरे ख्याल से आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी में केवल और केवल डबलेट आते हैं, जबकि रिफ्लेक्सिव में डबलेट के साथ कुछ और भी आ सकता है। और यही चीज यहां पर नोट करके लिखी है मैंने, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव है, लेकिन एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। जैसे ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, जबकि आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी। एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए, जैसे यहां पर ये लिखा है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब यहां पर ए क्या है, ए से रिलेटेड है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस वाले स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मेरी बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं, आप इसको, इस चीज को ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। मैं ऐसा इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसा ही लिखा हुआ आता है, तो इसके बाद से आप क्या कर लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने इस चीज को कैसे लिखा, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ इरिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब ये क्या है, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो बहुत सिंपल है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज इरिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि इरिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होगी जिसके अंदर एक भी डबलेट नहीं होगा। डबलेट का मतलब समझ रहे हो, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हो। तो यहां पर कोई भी रिलेशन इरिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगी अगर उसके अंदर एक भी डबलेट ना हो, एक भी डबलेट ना हो। जैसे देखो एग्जांपल दे समझिए, मान लो हमारे पास एक सेट है ए, ये सेट दे रखा है मुझे ए, तो यहां पर आप ध्यान से देखो तो इस रिलेशन के अंदर 1,2 है, 2,1 है, लेकिन इसके अंदर ना तो 1,1 है और ना ही 2,2 है, इसका मतलब इसके अंदर एक भी डबलेट नहीं है। तो ये रिलेशन कैसी हो गई, ये रिलेशन आपकी हो गई इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ में आ गई, जिसके अंदर एक भी डबलेट ना हो उसको इरिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा इरिफ्लेक्सिव क्या है। तो रिफ्लेक्सिव में सभी डबलेट होने चाहिए, इरिफ्लेक्सिव में एक भी डबलेट नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 1,1 2,2 1,1 2,2 और 1,2 और 2,1, तो क्या ये रिलेशन भी इरिफ्लेक्सिव होती, बिल्कुल नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डबलेट आ गए। अगर एक भी डबलेट आ जाएगा तो भी ये इरिफ्लेक्सिव नहीं होगी। तो याद रखना, ऐसी रिलेशन जिसके अंदर एक भी डबलेट ना हो, ऐसी रिलेशन को हम इरिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि अच्छा एक चीज और समझिए यहां पर, जैसे यहां पर भी इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को इफ, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए रिलेटेड टू ए सॉरी, हाँ यहां पर क्योंकि रिलेटेड नहीं है तो ए नॉट रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। बात समझ में आ गई। आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं,
ए नॉट रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ए नॉट रिलेटेड टू ए नॉट रिलेटेड टू ए फॉर ऑल, और फॉर की जगह आप ये वाला सिंबल बना सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, इसी सेम चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट है नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि ऐसे रिलेशन जो ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ई रिफ्लेक्सिव है, उसको कहते हैं नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जांपल से समझते हैं इसको। और रिलेशन आर ऑन सेट ए इज नॉन रिफ्लेक्सिव इफ आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ई रिफ्लेक्सिव। अब एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर 1, 2 दो एलिमेंट आ रहे हैं, है ना। अब इसके अंदर देखो जरा, इसमें 1, 2 आ गया, 2, 1 आ गया और 1, 1 भी आ गया। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। जानते हो क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? ये रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 1, 1 तो है लेकिन इसमें 2, 2 नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सभी नंबर के डबलेट होने चाहिए, लेकिन इसमें 1 का डबलेट तो है लेकिन 2 का डबलेट नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये ई रिफ्लेक्सिव है? तो ये ई रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ई रिफ्लेक्सिव के अंदर कोई भी डबलेट नहीं होना चाहिए, जबकि इसके अंदर एक डबलेट है, तो इसका मतलब ये ई रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ई रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो वो नॉन रिफ्लेक्सिव तो 100% होगी। तो ये रिलेशन हमारी कैसी है? नॉन रिफ्लेक्सिव है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। अगेन इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। किसी भी रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कब कहते हैं? देखिए, किसी भी रिलेशन के अंदर जो आपको ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं, अगर वहां पर ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी भी ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि इसी चीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? और रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए इज रिलेटेड टू बी। देखो, ए किसके साथ रिलेटेड है? बी के। देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। तो अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी भी ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए। इसी बात को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। देखो कैसे, ये तो हमने स्टेटमेंट में लिखा, इसी को मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। ये देखिए क्या है, 10 आर इज सिमेट्रिक। आर रिलेशन सिमेट्रिक होगी अगर अगर उस रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है। तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये है कि उसको बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। अगर किसी रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी है तो उसके अंदर बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तभी हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। इसको मैं, इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिखूंगा? इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि बी भी ए के साथ रिलेट करना चाहिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए। देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा बी रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी भी ए से रिलेटेड है। फॉर ऑल की जगह सिंबल यूज कर सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो आप इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखो, अब इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, कंसिडर द रिलेशन R1 एंड R2। ये एक रिलेशन है, ये हमारे पास सेट है। सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 2, 4, 5, 6। इस सेट के ऊपर दो रिलेशन डिफाइन की गई है, एक R1 और एक R2, एक R1 और एक R2। और ये दोनों रिलेशन को हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले R1 को। देखिए, तो यहां पर मैं R1 को चेक कर रहा हूं, 4R1। देखो यहां पर 2,4 बिलोंग कर रहा है। अब जरा ध्यान से समझना, 2,4 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब देखिए, अगर 2,4 किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो ये 2,4, पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, R1 इज सिमेट्रिक इफ। देखिए, R1 इज सिमेट्रिक। अब जरा ध्यान से समझना, R1 सिमेट्रिक कब होगी? देखो, अगर 2,4 किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि 4,2 भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। देखिए, 2,4 अगर बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट
4,2 भी बिलोंग करेगा। और देखिए 4,2 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। तो अगर 2,4 बिलोंग कर रहा है तो 4,2 भी बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट 4,2 को चेक करते हैं। 4,2 जो है वो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 2,4 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तभी ये रिलेशन सिमेट्रिक होगी। नेक्स्ट तो देखो जरा 4,2 बिलोंग कर रहा था, 4,2 एक मिनट 2,4 बिलोंग कर रहा है तो 4,2 भी, अच्छा ये 4,2 मैंने दोबारा ले लिया। 4,2 तो हम चेक कर चुके ना। देखो 2,4 अगर किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है, अगर 2,4 किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये दिस इंप्लाइज दैट 2,4 भी बिलोंग करना चाहिए। तो 2,4 बिलोंग कर रहा है। 2,4 नहीं है, यहां पर है 2,4 अगर इसको बिलोंग कर रहा है दिस इंप्लाइज दैट 4,2, उल्टा लिख दो 4,2 भी इसको बिलोंग कर रहा है। जरा ध्यान से समझो एक बार, देखिए देखो क्या लिखा मैंने, ध्यान से समझिए। देखिए 2,4 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो 2,4 अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि 4,2 भी इसको बिलोंग करना चाहिए। क्या 4,2 है यहां पर? है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अगले एलिमेंट पे चलते हैं। 4,5 बिलोंग्स टू आर। अगर 4,5 इसको बिलोंग कर रहा है तो ये सिमेट्रिक की रिलेशन कंडीशन को तभी सेटिस्फाई करेगा अगर 5,4 भी इसको बिलोंग करे। तो अब चेक करो क्या 5,4 है? बिल्कुल है, यानी कि यहां भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास 6,6। 6,6 अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि अब इसका रिवर्स करो तो 6,6 का तो 6,6 ही आएगा ना, तो 6,6 भी बिलोंग कर ही रहा है। तो इसका मतलब यहां पर सिमेट्रिक कंडीशन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हेंस आर इज सिमेट्रिक। हेंस R1 इज सिमेट्रिक। तो यहां पर R1 रिलेशन कैसे रिलेशन है? सिमेट्रिक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4 सिमेट्रिक, 4 R1। तो हमने यहां पर R1 को चेक किया और देखा कि R1 सिमेट्रिक है। अब इसी तरीके से हम R2 को चेक कर लेते हैं। R2 को चेक कर लेते हैं। देखिए R2 4R2 को जरा ध्यान से देखो, चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। 4R2 देखो, R2 में पहला एलिमेंट है 2,4। तो अगर 2,4 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, R2 को, है ना, किसको बिलोंग कर रहा है? यहां पर रिलेशन क्या थी? चलिए, अगर 4,2 R2 को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि 4,2 भी इसको बिलोंग करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है। देखो 2,4 तो है, 4,2 नहीं है। अब आगे की चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर पहला ही एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आगे चेक करने का कोई फायदा नहीं है। आप यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? हेंस R2 इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो ये बिलोंग कर रहा है लेकिन ये R2 को बिलोंग नहीं कर रहा है, यहां R2 कर देंगे और यहां पर सब जगह R1 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 R। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से R1 तो सिमेट्रिक है लेकिन R2 सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप की रिलेशन देखते हैं, असिमेट्रिक रिलेशन। सीधी सी बात है, जो सिमेट्रिक नहीं होगी वो असिमेट्रिक होगी। देखिए क्या लिखा है, अ रिलेशन R ऑन सेट A इज असिमेट्रिक इफ, अगर A, B रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो B, A रिलेशन को बिलोंग नहीं करना चाहिए। फॉर ऑल A नॉट इक्वल टू B। अब यहां पर एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर A, B बिलोंग कर रहा है तो B, A बिलोंग नहीं करना चाहिए। और ये कंडीशन हमें तभी चेक करनी है जब A के बराबर B नहीं है, A नॉट इक्वल टू B। यानी कि इस कंडीशन को आप केवल उन ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करेंगे जहां पर A और B अलग अलग है, सेम होने पे चेक नहीं करेंगे। यानी कि डबलेट के लिए इस कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। तो देखो जैसे ये एग्जांपल दिया है, इस सेट के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है और ये रिलेशन है जिसके अंदर कुछ ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। इज असिमेट्रिक रिलेशन, ये रिलेशन हमारी क्या है? असिमेट्रिक रिलेशन है। अब यहां पर जरा इसको ध्यान से समझिए, असिमेट्रिक क्यों है? देखो यहां पर क्या आ रहा है? 1,2 आ रहा है। क्या यहां पर 2,1 है? ध्यान से देखो,
इस रिलेशन में 1,2 बिलोंग कर रहा है R को, लेकिन 2,1 R को बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि पहला एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा एलिमेंट देखो 2,3, ये जो 2,3 है ये बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन को, लेकिन 3,2 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके लिए आपको चेक नहीं करना, क्योंकि डबलेट के लिए चेक नहीं करना। 3,1 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1,3 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो तीसरा एलिमेंट भी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस जो रिलेशन है R इज असिमेट्रिक। ये रिलेशन कैसी है, असिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इसका मतलब क्या है, इसको भी समझते हैं जरा। और रिलेशन R इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ, अगर A, B इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और B, A भी बिलोंग कर रहा है। ध्यान से समझना, अगर A, B बिलोंग कर रहा है एंड B, A भी बिलोंग कर रहा है फॉर A इक्वल टू B, इस कंडीशन को केवल आपको A इक्वल टू B वाले एलिमेंट के लिए ही चेक करना है। A इक्वल टू B वाले एलिमेंट के लिए चेक करना है, यानी कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए। कब, जब A इक्वल टू B है। इसका मतलब आपको केवल यहां पर A इक्वल टू B होने का मतलब क्या हो गया, डबलेट आ गया। क्या आ गया, डबलेट आ गया। अब इसको जरा ध्यान से समझो। द रिलेशन R, ये रिलेशन R लिखिए, इज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ऑन A। इस सेट के ऊपर ये एंटीसिमेट्रिक है। अब जरा ध्यान से देखो, इस रिलेशन के अंदर क्या क्या आ रहा है। इस रिलेशन के अंदर 1,1 आ रहा है और 3,3 आ रहा है ना। 1,1 और 3,3। पहले मैं एक काम करता हूं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा थोड़ा सा। देखो, अगर मैं सेट A का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूं तो 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, फिर 2 से स्टार्ट कर दो, 2,1, 2,2, 2,3, फिर 3 से स्टार्ट कर दो, 3,1, 3,2, 3,3, 3,2, 3,3। भाई 9 एलिमेंट आएंगे ना, क्योंकि सेट में कितने एलिमेंट है, 3 है, तो 3 3 9, 9 ऑर्डर पेयर आएंगे। अब जरा इसमें से ध्यान देना है, आपको क्या करना है। देखिए, अगर मैं इसके अंदर से एक रिलेशन लिखूं R, है ना, कैसे रिलेशन लिखनी है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन एंटीसिमेट्रिक कब होगी, जरा ध्यान देना। पहली बात तो आपको इसमें से केवल वो ऑर्डर पेयर देखने जहां पर A इक्वल टू B है। तो देखो जरा A इक्वल टू B कहां पर है, यहां है, और ये 2,2 पर है और 3,3 पे। यानी कि केवल आपको इन्हीं 3 को चेक करना, और किसी को चेक करना ही नहीं है। केवल आपको इन 3 को चेक करना है। क्या चेक करना है इन 3 में से, कि अगर A, B है तो B, A भी होगा। मतलब देखो, ये A, B है तो अपने आप में ये B, A भी है। दूसरा क्या क्या दिया, 1,1 और 3,3। देखो, तो यहां पर देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। देखो इस रिलेशन में क्या दिया, 1,1, 3,3। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में से 2 प्रेजेंट है इसके अंदर। तो इसका मतलब रिलेशन कैसी है, एंटीसिमेट्रिक है। कैसे रिलेशन है, एंटीसिमेट्रिक। देखो एंटीसिमेट्रिक का मतलब यही है कि जितने भी डबलेट होते हैं, उन डबलेट में से चाहे सारे डबलेट आ जाएं या उसमें से कुछ कम डबलेट आ जाएं, उसको हम एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अब देखो 3 रिलेशन में कुछ एक जैसी दिखाई देती हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, तीनों में क्या अंतर है। आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होती है जिसके अंदर सभी एलिमेंट के डबलेट आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होती है जिसके अंदर सभी एलिमेंट के डबलेट आने के साथ साथ कुछ और भी आ सकता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। एंटीसिमेट्रिक जिसके अंदर सभी एलिमेंट के डबलेट जरूरी नहीं आए। एंटीसिमेट्रिक एलिमेंट के अंदर डबलेट आएंगे, लेकिन सारे डबलेट आए ये कोई जरूरी नहीं है, आ भी सकते हैं, नहीं भी। इसका मतलब जो सिमेट्रिक, इससे पहले हमने रिलेशन पढ़ी थी, कौन सी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन थी, है ना, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपकी एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो सकती है, लेकिन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन
नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा यूज करेंगे, है ना। तो देखो 3 रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट है, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। द रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए इज रिलेटेड टू बी। अगर कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगी, अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है तो बी और बी सी के साथ, जरा ध्यान से समझो, अगर ए बी के साथ रिलेट कर रहा है और बी सी के साथ रिलेट कर रहा है तो ए को सी के साथ भी रिलेट करना पड़ेगा। अगर ए बी के साथ कर रहा है, बी सी के साथ कर रहा है तो ए को भी सी के साथ करना पड़ेगा। मतलब कुछ इस तरह से, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है, बी सी के साथ रिलेटेड है तो ए को भी सी के साथ रिलेटेड होना पड़ेगा, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगी। तो चलिए इसको समझते हैं जरा थोड़ा सा एग्जाम्पल से। तो यहां पर इसी चीज को मैंने दूसरे तरीके से लिखा, देखो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे दस आर इज ट्रांजिटिव इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बोलो बात समझ में आ गई? ये है कंडीशन। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो कैसे। देखो इसी पूरे स्टेटमेंट को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं क्योंकि दूसरा तरीका भी आपको आना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं पता किस तरह से स्टेटमेंट को लिख के दे दें, है ना। देखो क्या है, तो यहां पर इसी लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो कैसे। 10 आर इज ट्रांजिटिव इफ ए रिलेटेड टू बी। देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी एंड, और बी कॉमा सी भी इसको बिलोंग कर रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे? बी रिलेटेड टू सी। दिस इंप्लाइज दैट, ये साइन आ गया। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी, इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे, ए रिलेटेड टू सी। फॉर ऑल की जगह सिंबल बना सकते हैं ऐसे, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। तो मैंने इस पूरी लाइन को दोबारा से रिपीट कर दिया, तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं। अब यहां पर इसको जरा थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखिए, कंसीडर्ड रिलेशन आर, हमें एक आर रिलेशन कंसीडर करनी है इस सेट के ऊपर। सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और यहां पर रिलेशन दे रखी है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी। पहले तो मैं यहां पर ए के अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे उनको लिख देता हूं। देखिए ए क्रॉस ए के अंदर क्या क्या आएगा, जरा ध्यान से समझो। ए क्रॉस ए के अंदर 1 कॉमा 1 आएगा, 1 कॉमा 2 आएगा, 1 कॉमा 3 आएगा, 1 कॉमा 4 आएगा। फिर उसके बाद 2 से स्टार्ट हो जाओ, 2 कॉमा 1 आएगा, 2 कॉमा 2 आएगा, 2 कॉमा 3 आएगा, 2 कॉमा 4 आएगा। फिर 3 से स्टार्ट हो जाओ, 3 कॉमा 1 आएगा, 3 कॉमा 2 आएगा, 3 कॉमा 3 आएगा, 3 कॉमा 4 आएगा। उसके बाद 4 से स्टार्ट हो जाओ, 4 कॉमा 1 आएगा, 4 कॉमा 2 आएगा, 4 कॉमा 3 आएगा और 4 कॉमा 4 आएगा। तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 16 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, रिलेशन के अंदर इसमें से कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल सेट है। इस रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए लेस देन बी। देखो अब ये 1 कॉमा 1, क्या 1 1 से लेस होता है? नहीं होता, तो इसका मतलब 1 कॉमा 1 तो नहीं आएगा। 1 कॉमा 2 आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 1 कॉमा 3 भी आएगा, 1 कॉमा 4 भी आएगा, लेस है। 2 कॉमा 1 नहीं आएगा भाई, 2 ए कितना है 2 और बी कितना है 1, तो 2 इज लेस देन 1, गलत है, ये नहीं आएगा। 2 कॉमा 2 भी नहीं आएगा, 2 कॉमा 3 आएगा, 2 कॉमा 4 आएगा, है ना। 3 कॉमा 1 नहीं आएगा, 3 कॉमा 2 नहीं आएगा, 3 कॉमा 3 नहीं आएगा, 3 कॉमा 4 आएगा। उसके बाद 4 कॉमा 1, 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 3, 4 कॉमा 4 कोई भी नहीं आएगा। तो ये सारे एलिमेंट आएंगे रिलेशन के अंदर जो इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर है? चेक करते हैं, अब जरा चेक करते हैं कंडीशन। देखो जरा चेक करके देखते हैं। देखिए पहला ऑर्डर पेयर है यहां पर 1 कॉमा 2, तो मैं चेक कर रहा हूं इसको। देखो 1 कॉमा 2 है ना, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर,
तो हमसे क्या कहा था, अगर a कॉमा बी बिलोंग करेगा तो b कॉमा टू भी बिलोंग करना चाहिए। तो एक 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू r एंड देखिए 1 कॉमा 2 और फिर 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा पेयर है, ये रहा 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज दैट, देखो ध्यान से समझो, इस रिलेशन को 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है और 2 कॉमा 3 भी बिलोंग कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट, तो सीधी सी बात है इस रिलेशन को 1 कॉमा 3, देखो ये रहा ना 1 कॉमा 3 भी बिलोंग करना चाहिए। तो क्या 1 कॉमा 3 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, डेफिनेटली बिलोंग कर रहा है, ये रहा। तो इसका मतलब पहला एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे चलते हैं। अब एक चीज और देखो, 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 चेक करा, अब 1 कॉमा 2 2 कॉमा 4 भी तो है। तो देखो अगर 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है, अब इसी को मैं नीचे लिखता हूं, देखिए मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूं, लिखने की स्पेस नहीं। देखो 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 4 बिलोंग कर रहा है, तो 1 कॉमा 2 2 कॉमा 4, तो इसका मतलब 1 कॉमा 4 भी बिलोंग करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 कॉमा 4 बिलोंग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब 1 कॉमा 3 को चेक करो, 1 कॉमा 3 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 3 कॉमा 4 भी बिलोंग कर रहा है। तो क्या 1 कॉमा 4 बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ये रहा 1 कॉमा 4। आगे चलते हैं 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 4 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्या इस रिलेशन को कोई दूसरा एलिमेंट 4 से स्टार्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसका मतलब 1 कॉमा 4 तो है लेकिन 4 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। अब इस चीज को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहां पर ध्यान से समझिए, अगर किसी रिलेशन में a कॉमा बी बिलोंग करता है और b कॉमा सी भी बिलोंग करता है, तो a कॉमा सी को बिलोंग करना पड़ेगा, तभी वो ट्रांजिटिव होगी। लेकिन अगर किसी रिलेशन के अंदर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और उसके अंदर b कॉमा सी है ही नहीं, तो फिर आप a कॉमा सी चेक नहीं करेंगे और आपकी जो रिलेशन होगी वो ट्रांजिटिव ही होगी। तो यहां पर इस बात को आप अच्छे से समझिए कि 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा था, 2 कॉमा 3 बिलोंग कर रहा था, तो इसलिए 1 कॉमा 3 को बिलोंग करना पड़ेगा, है ना। 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है, 2 कॉमा 4 बिलोंग कर रहा है, इसलिए 1 कॉमा 4 को भी बिलोंग करना पड़ेगा। इस बात को मैं चलिए लिख देता हूं, 1 कॉमा 2 बिलोंग कर रहा है एंड 2 कॉमा 4 बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब अब यहां पर 1 कॉमा 4 इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखिए आगे। अब मैं अगला पॉइंट समझिए क्या समझाना चाह रहा था। देखो इस रिलेशन को 1 कॉमा 3 बिलोंग कर रहा है और 3 कॉमा 4 भी बिलोंग कर रहा है, तो 1 कॉमा 4 बिलोंग करना चाहिए, जो कि कर रहा है ना। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, जरा ध्यान से समझिए बाकी के बचे हुए एलिमेंट। देखो नेक्स्ट एलिमेंट था 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 3 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड क्या 3, देखिए 1 कॉमा 3 मतलब a कॉमा बी और b कॉमा सी, यानी कि 3 कॉमा 4 भी बिलोंग कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 कॉमा 4 भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, 1 कॉमा 4 भी इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, जो कि कर रहा है। आप देख सकते हैं कर रहा है ना, 1 कॉमा 4। आगे स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 4 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड देखो 1 कॉमा 4 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 4 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा कुछ। अब आप ध्यान से समझिए, 1 कॉमा 4 तो बिलोंग कर रहा है लेकिन 4 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 3 बिलोंग कर रहा है, तो 3 कॉमा 4 भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब 2 कॉमा 4 बिलोंग करना चाहिए। यानी कि देखो 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू r एंड 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 4 ये भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब a और c क्या हो गया, 2 कॉमा 4, तो 2 कॉमा 4 भी बिलोंग करना चाहिए। तो क्या 2 कॉमा 4 इस रिलेशन के अंदर है, डेफिनेटली है, तो यानी कि ये भी सेटिस्फाई हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2 कॉमा 4 लेकिन 4 से कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा, चेक ही नहीं करेंगे। 3 कॉमा 4, 4 से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, चेक नहीं करेंगे। हेंस r इज ट्रांजिटिव। बाकी देखिए r इज ट्रांजिटिव, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हेंस r इज ट्रांजिटिव, इसका मतलब जो गिवन रिलेशन है, जो हमने रिलेशन ये निकाली है, ये कैसे रिलेशन है, ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव की सभी कंडीशन को ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अब इक्विवेलेंस रिलेशन, ये जो टॉपिक है ना, यहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, 7 मार्क्स में। और ये टॉपिक क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन।
किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहा जाता है ये आपको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाती है अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है। यानी कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहलाएगी जब वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों टाइप की रिलेशन हो। तो देखिए वही लिखा है, और रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ एंड ओनली इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव साइमल्टेनियसली। तो अगले लेक्चर में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन के ही होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगी जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। और कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होती है जब उसके अंदर सारे डबलेट आ रहे हो। सिमेट्रिक कब होती है अगर ए कॉमा बी आ रहा है तो बी कॉमा ए भी आना चाहिए। और ट्रांजिटिव कब होती है कि अगर ए कॉमा बी आ रहा है और बी कॉमा सी भी आ रहा है तो ए कॉमा सी भी आना चाहिए, तब वो रिलेशन क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। तो ये जो टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंस, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा उस लेक्चर का पहला टॉपिक हमारा, या कह सकते हैं पहली स्लाइड हमारी यही होगी, यही से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैंने आज आपको पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज करिए, और खासकर इन तीन रिलेशन को एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। इनके ऊपर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं उनको अपने आप से प्रैक्टिस करिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो डीपीपी अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको डीपीपी में भी काफी क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे। तो अभी आप इसको प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसके ऊपर बेस्ड, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, थैंक यू सो मच।